हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, और इसके अलावा केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, और बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, उसके बारे में जाना था। आज हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या जो डिफरेंट तरह की जो रिएक्शंस पढ़ी हैं उन रिएक्शंस के डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि उनकी डेफिनेशंस क्या हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन और एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं कि उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कि इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ऊपर आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर दो रिएक्टेंट थे ए और बी, ए एंड बी कंबाइंड टू फॉर्म ए बी। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है तो बन जाएगा ए बी सी। तो जैसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम लोग देखें तो कभी कभी पूछा जाता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट पाउडर मिलता है अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। तो इस वाइट पाउडर का अगर लिटमस टेस्ट करें तो लिटमस टेस्ट में दो तरह का लिटमस होता है, एक होता है रेड लिटमस, दूसरा होता है ब्लू लिटमस। तो रेड और ब्लू लिटमस की अगर बात करें तो एसिड में अगर किसी भी एसिड का लिटमस टेस्ट करते हैं तो उसमें लिटमस पेपर का कलर रेड होता है, लेकिन बेस में कलर हो जाता है ब्लू। तो बेस टू ब्लू याद रखना है। तो यहाँ पर कलर हो जा रहा है ब्लू, इसका मतलब कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका नेचर होता है बेसिक। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो प्रोडक्ट था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बना यहाँ पर MgO। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो याद कर लीजिए यहाँ से, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है इस नोट्स को डाल दिया जाएगा। अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेज आर ब्रेक डाउन टू गिव टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि एक सिंगल कंपाउंड है, एक लार्ज मॉलिक्यूल था, लार्ज कंपाउंड था, वो ब्रेक होता है दो या दो से अधिक सिंपलर कंपाउंड में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन, मतलब कंपोजिशन का उल्टा। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल की जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो फेरस सल्फेट को अगर हीट किया जा रहा है, हीट करने के लिए प्लस हीट लिखते हैं या फिर डेल्टा साइन बनाते हैं, तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपको याद होनी चाहिए। तो डिकम्पोजिशन में आयरन सल्फेट था और ये ब्रेक हो गया आयरन का ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। एक लार्जर मॉलिक्यूल होता है, जनरल रिएक्शन में हम लोगों ने देखा ये दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब होती है उसमें एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट में डाला जाए तो हाईली रिएक्टिव मेटल सॉल्ट से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके नए सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा।
तो जनरल रिएक्शन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जैसे सपोज दैट कि ए और बी एक मिल करके सॉल्ट का फॉर्मेशन किए, लेकिन यहाँ पर एक मेटल आ गई सी एंड सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। सॉल्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो सॉल्ट बनने के लिए दो चीज़ें, एक तो मेटल, दूसरा उसके साथ में, मेटल का मतलब पॉजिटिव आयन, दूसरा उसके साथ में होना चाहिए नेगेटिव आयन, तो आपस में कंबाइंड हुए और सॉल्ट बना लिए। तो इस सॉल्ट में जैसे ही सी को मिलाया गया तो सी को मिलाते ही सी ए को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म कर लेगा सी बी प्लस ए बन जाएगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब सी ए से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल इसमें देखिए डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या हो जाएगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा, मेटल, डिस्प्लेस करता है। अगर मेटल का सॉल्ट है उसमें डाला गया है तो मेटेलिक सॉल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर देगा अगर उस सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स, दो आयनिक कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब कि जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर में जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एक्वस। एक्वा स्टैंड फॉर वाटर। एक्वा सॉल्यूशन मिलने में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन था, साथ में सोडियम सल्फेट था, तो बन गया बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इसको समझ लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जब बेरियम क्लोराइड बना होगा तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किससे होगा, बेरियम था साथ में क्लोरीन, तो बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। तो जब कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो कंपाउंड न्यूट्रल होता है। इसका मतलब बेरियम के 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो 2 Cl आपस में कंबाइंड हो गए तो बन गया BaCl2। साथ में सोडियम सल्फेट था, तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज। अब इस 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने सल्फेट की सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब 2 सोडियम होंगे। अब यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन बनाया दोनों का, और इस एक्वस सोल्यूशन में आकर के जब मिक्स किया जाएगा तो मिक्स करते ही अब वहाँ पर सोडियम आयन भी है, बेरियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, तो सोडियम आकर के क्लोरीन के साथ में कंबाइंड हो जाता है तो फॉर्म कर लेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। बेरियम के जो 2 आयन हैं वो आकर के सल्फेट के साथ में कंबाइंड हो जाएंगे और बन जाएगा BaSO4 या बेरियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन होने की वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में तो बन जा रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इस दूसरे एग्जाम्पल में मतलब लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट किया तो लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, और इस प्रेसिपिटेट में क्या हो गया, साथ में जिंक नाइट्रेट। यहाँ पर भी आयन का एक्सचेंज, लेड पोटेशियम की जगह पर आ गया और पोटेशियम लेड की जगह पर आ गया, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा
डेफिनेशन में अगर देखें तो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल सा है कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीजन जब ऐड होगी तो उसको कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और फॉर्म कर लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज टू बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन के टर्म में क्या हो जाएगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो भी रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। इसी ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में अगर हम लोग देखें तो एक एग्जांपल मैग्नीशियम का है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, ऑक्सीजन इसके साथ में ऐड हो गया और ऐड होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन जब भी लिखेंगे तो बैलेंस लिखेंगे, तो बैलेंस रिएक्शन लिख दिया। कॉपर था, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन कॉपर के साथ में ऐड हो गया। तो जब ऑक्सीजन कॉपर के साथ में ऐड हुआ तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर हम लोग बात करें रिडक्शन रिएक्शन की तो रिडक्शन यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर हो रहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब सिंपल सा है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो रिडक्शन क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अब कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, कॉपर प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुआ, कॉपर ऑक्साइड बनाया। लेकिन इसी कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन गैस पास कर दिया जाए, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दें, तो ये फॉर्म कर लेगा कॉपर और वाटर। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस टू बी कॉपर। एंड हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड होते ही वाटर बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही हो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया गया, तो हाइड्रोजन गैस को पास करते ही यहाँ पर कॉपर अलग हो गया, साथ में वाटर बन गया। तो अगर बात करें इस कॉपर ऑक्साइड की, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, इसका मतलब इसका हो गया रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू बी कॉपर। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया वाटर बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? जो एग्जिट हो रहा है, मतलब हीट बाहर निकल रही है, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ में देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन मतलब कोल, कोल को बर्न किया गया, तो बर्न करने पर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और
इसी का उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में डिटेल में पढ़ना है इसको। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्लोली रिएक्टिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। यानी आयरन का या फिर दूसरे जो मेटेलिक सब्सटेंस है उनमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट करके फॉर्म करता है ऑक्साइड, तो इसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। रस्टिंग इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। अगर आयरन आर्टिकल को, सबने देखा होगा कि अगर कोई लोहे का सामान है, आयरन आर्टिकल है, वो चमकता रहता है, उसकी स्पेसिफिक साइन होती है, लेकिन जैसे ही उसको मॉइस्ट एयर में, अब रेनी सीजन में तो बहुत जल्दी जो है रस्ट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, और मॉइस्चर कंटेंट जब ज़्यादा होगा तो एयर की जो ऑक्सीजन है और वाटर है ये रिएक्ट करेगा और बना लेगा रस्ट। रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को ही हम लोग कहते हैं रस्ट। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। कोरोजन से अगर हम लोग बचाने की बात करें तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोरोजन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग कर देते हैं जिससे आयरन का कांटेक्ट ख़त्म हो जाए एयर और मॉइस्चर से। गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यहाँ पर जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है। दूसरा फाइलिंग करते हैं, ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देंगे। ऑयलिंग और ग्रीसिंग से एयर का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, रस्टिंग या कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन आप अब यहाँ देखिए एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज के साथ में। जैसे एल्युमिनियम मेटल है, एल्युमिनियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जब बनेगा तो फर्दर ये कोरोजन को प्रिवेंट करता है। यानी एल्युमिनियम पहले था तो एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लिया और फॉर्म करता है ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, तो Al2O3 का फॉर्मेशन हो गया, तो Al2O3 बनते ही ये फर्दर कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। यानी एक लेयर बन गई ऊपर, और जैसे ही ऊपर एक लेयर बनेगी उसके आगे फिर कोरोजन नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रैंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड। फूड में जो ऑयल या फैट होते हैं उनका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है उसको कहते हैं रैंसिडिटी, रिजल्टिंग इनटू द बैड स्मेल एंड टेस्ट। इसमें क्या होगा कि फूड आर्टिकल है, फूड कोई का सामान है, खाने वाली चीज़ें, इसमें ऑयल है, फैट है, वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होगा, उसका टेस्ट जो है रैंसिड हो जाता है, वो कड़वाहट उसके टेस्ट में आ जाती है। तो इससे बचने का उपाय है कि एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें, मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को मिला दिया जाए जो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोके। तो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोकने वाला सब्सटेंस क्या हो गया? एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया गया। या फिर वैक्यूम पैकिंग कर दिया जाए। वैक्यूम पैकिंग का मतलब कि पैक करते समय उस कंटेनर के अंदर की सभी एयर को बाहर निकाल करके वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए। तो जब एयर ही नहीं होगी तो एयर में ही ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा क्या करते हैं कि एयर को रिप्लेस कर दिया जाता है नाइट्रोजन से। आपने देखा होगा ना, चिप्स के या कुरकुरे के जो पैकेट आते हैं उनके अंदर कुछ गैस भरी होती है, वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन।
वहाँ से एयर को निकाल दिया जाता है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, वो फूड आइटम को स्पॉइल कर सकता है, ख़राब कर सकता है, इसलिए वहाँ से ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है। एक और मेथड है कि रेफ्रिजरेशन कर दें, मतलब कि उसको फ्रीज़र में रखा जाए, ठंडी जगह पर रख दे फूड आइटम का, तो जिसकी वजह से रैंसिडिटी नहीं होगी। ये तो डेफिनेशन हो गई रिएक्शन की, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके आगे अब इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स का मतलब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद ही रखना है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा समराइज कर दिया है चैप्टर को हमने, और आसानी से बस उतना पढ़ते ही पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और ईज़िली आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लेट्स लर्न विद राजीव सर टेलीग्राम नेम है, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा।